मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। सो आज मैं साइंस 2 क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के ऊपर वन शॉट वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसके पहले हम सिंगल पर टॉपिक के हिसाब से वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। मेरा मानना यह है कि आप पहले वो वीडियोस देख के आओ, देन आप ये वन शॉट वीडियो देखोगे तो इससे आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाएगी। और आपको किसी भी जानकारी चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप फिर हमारे इस कॉमेट लर्निंग के इस चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हो तो मुझसे डायरेक्ट मैसेज भी करके पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों एंड वैसा क्यों। तो चलो हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर पर वन शॉर्ट वीडियो जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। क्या है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन? अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो हमें बिल्कुल ये सारी चीजें समझने में टाइम नहीं लगेगा। और हाँ, ये वीडियो मैं थोड़ा फास्ट ही बनाऊंगा बिकॉज ये वन शॉट वीडियो है, इसमें पूरा चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जब ये दो वर्ड हम यूज कर रहे हैं तो इन दोनों वर्ड का मीनिंग हमको पता होना चाहिए सबसे पहले। देन सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं? हेरिडिटी। क्या होता है हेरिडिटी? क्या होता है हेरिडिटी? यस, हेरिडिटी क्या है? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। बहुत इजी है ये, क्योंकि ये सब चीजें देख के आ रहे हैं हम। तो क्या बोला मैं? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो हमारे पेरेंट्स से चिल्ड्रन के तरफ जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं हेरिडिटी। यानी कि जो कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं वो होता है हेरिडिटी, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसी से रिलेटेड एक और टर्म है जो कि अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो इजी होगा। आपने वेरिएशन, ये वर्ड भी सुना होगा। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन भाई, वेरिएशन सिंपल सा ये होता है कि डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, यानी कि पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में जो डिफरेंस हो, जैसे कि आपके पेरेंट्स और आप में जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे? वेरिएशन। यानी कि वो कैरेक्टर जो आपके और आपके पेरेंट्स से क्या है? मिलते जुलते नहीं है, अलग है, उसी को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। तो दो चीजें यहां पर देखने लायक है, एक हेरिडिटी यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, एंड सेकेंड वन इज वेरिएशन, यानी कि वो डिफरेंस जो आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में है, कैरेक्टर्स में डिफरेंस। देन इवोल्यूशन। यस, इवोल्यूशन तो बहुत ईजी है। इवोल्यूशन यानी कि हम बोलते हैं ना कि ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुए, सारी चीजें चेंजेस कैसे आता गया। पहले तो स्टार्टिंग में कितना सिंपल ऑर्गेनिज्म हुआ करता था, देन कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप होते गई, यानी कि चेंजेस आते गए। देन क्या देखने को मिला हमको? इवोल्यूशन का सिंपल मीनिंग अगर मैं बताना चाहूं तो उसको हम कहेंगे चेंजेस, यानी कि चेंजेस आ आके हमको नई स्पीसीज देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैं हूं, मेरे जो भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनमें कंटिन्यूसली चेंजेस आते रहेंगे और एट द एंड जब वो उनके नेक्स्ट जनरेशन और मुझसे जब कैरेक्टर एकदम मैच करेंगे तो काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि थोड़ा वेरिएशन करके काफी बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, और वही क्या शो करेगा? वही बताएगा हमको इवोल्यूशन। तो इस चैप्टर में अपने को सिर्फ यही देखना है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में। तो जैसे जेनेटिक, ये हेरिडिटी जो हम पढ़ते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, भाई ये कैरेक्टर होते कहां हैं? ये होते हैं हमारे जीन्स में। कहां पर होते हैं? जीन्स में। ये हमारा जो डीएनए होता है, इसके छोटे छोटे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? इसके छोटे छोटे सीक्वेंस को हम जीन्स कहते हैं। और यही जीन्स जो है वो क्या कैरेक्टर को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक्सप्रेस करते हैं। तो यही कैरेक्टर जो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसको क्या कह रहे हैं हम? हेरिडिटी। और ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स के अंदर। किसके अंदर? जेनेटिक्स के अंदर। और फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा ऑब्वियसली कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। सो मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही इस जेनेटिक्स की, यानी कि जीन्स, सारे कैरेक्टर्स
इन्हीं की, उन्होंने ही शुरुआत की, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स हेरिडिटी। देन ये सारी चीजें हमको इसमें देखना है। फिर हम क्या बोल रहे हैं कि भाई कैरेक्टर जो एक्सप्रेस होता है वो कैसे होता है। कैरेक्टर जो एक्सप्रेस होता है वो प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। हमारे बॉडी में जो सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ये जो डीएनए बैठा है जिसको हम जीन बोल रहे हैं, यही जीन से ट्रांसक्रिप्ट होता है एमआरएनए, और एमआरएनए से बनता है फिर प्रोटीन। ये सारी प्रोसेस हमको देखनी है, यानी कि हमको क्या देखना है, हमको देखना है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या देखना है, प्रोटीन सिंथेसिस। यस, तो अब इसके बाद थोड़ा सा प्रोटीन सिंथेसिस में कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व है वो भी देख लेते हैं हम, क्योंकि सारी चीजें हम पढ़े हुए हैं, दैट्स व्हाई मैं फास्ट गो थ्रू कर रहा हूं। ठीक है, जिसने ये वीडियो डायरेक्ट देख रहा है, प्लीज मेरा उसको सजेशन है कि वो इसके पहले जाके हमारा पुराना वीडियो जरूर देखे। तो क्या बोल रहा हूं मैं कि तीन स्टेप में ये प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट होता है, जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यस, ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन, एंड द थर्ड वन इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन। सो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन का सिंपल मीनिंग ये है, ये अगर हमारा सेल है, अगर ये हमारा सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, इस न्यूक्लियस के अंदर होगा डीएनए। क्या होगा, डीएनए। और ये डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन, आपको पता है वो डीएनए एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर इतना सा बैठा हुआ पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है कि अब क्या बॉडी में बनेगा, कैसे प्रोसेसेस होगी, सारी चीजें। और ये सारी इंफॉर्मेशन इस डीएनए के इस छोटे छोटे सीक्वेंस में प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम जीन कहते हैं। तो ये जीन क्या होगा यहां पर, अब मैं इस डीएनए को थोड़ा सा बाहर बनाता हूं, थोड़ा सा बड़ा करके। सो ये हमारा डीएनए है, ठीक है, ये हमारा डीएनए, यहां का ये छोटा सा सीक्वेंस। तो हम क्या बोल रहे हैं भाई, प्रोटीन सिंथेसिस। तो पहले क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का सिंपल मीनिंग ये है कि ये जो डीएनए है, हमारा डीएनए है, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा हमारा mRNA। और mRNA बोले तो मैसेंजर आरएनए। क्या, मैसेंजर आरएनए। mRNA क्या है, मैसेंजर आरएनए है, यानी कि ये क्या कर रहा है, मैसेज को कैरी कर रहा है। तो इस डीएनए से क्या क्या, क्या बनेगा, ऐसा एमआरएनए बनेगा, और क्या होगा, फिर ये इस न्यूक्लियस के बाहर आ जाएगा। एक बार एमआरएनए बन गया तो ये एमआरएनए इस न्यूक्लियस के बाहर आ जाएगा। देन ये एमआरएनए क्या करेगा, ये एमआरएनए पे अटैच हो जाएंगे राइबोसोम। कौन अटैच हो जाएंगे, राइबोसोम। देखो ये हमारा एमआरएनए बन के आ गया, एमआरएनए बन के आ गया, यानी कि इसने मैसेज लेकर के आ गया। हम बोल सकते हैं कि ये मैसेज कैरी कर रहा है। देन ये क्या करेगा, यहां पर ऐसे राइबोसोम अटैच हो जाएंगे इस पे, और राइबोसोम क्या कराएंगे, प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस, अब मुझे बताओ, ऐसे ही हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। ये क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ। क्या हुआ यहां पर, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या बताया मैंने, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब सिंपल सा ये है, डीएनए से एमआरएनए का बनना, इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन से होगा ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद यानी कि हमारा एमआरएनए बन गया, इस एमआरएनए को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि इसने तो मैसेज लेकर के आ गया ना, इसने मैसेज लेकर के आ गया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस मैसेज को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। और वो ट्रांसलेशन का काम करता है हमारा टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। उसके पास 3 एंटीकोडॉन प्रेजेंट होते हैं, उसके पास ऐसे 3 एंटीकोडॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है भाई, वो उसको ट्रांसलेट करता है, और उसके पसंदीदा यानी कि वहां पर जो अमाइनो एसिड अटैच होगा वो उसको वहां पर लाके अटैच करते हुए जाता है। देखो मैं सीधे सीधे, किसी को लगता होगा कि भाई डायरेक्ट बातें कर रहे हैं, मैं बिल्कुल करूंगा ही, क्योंकि मैं ये सारी चीजें पहले पुराने क्लास में पढ़ा चुका हूं, दैट्स व्हाई। तो क्या बोल रहा हूं मैं कि ये जो हमारा टीआरएनए, इसके पास ये क्या है, इसको क्या कहते हैं हम,
एंटी कोडॉन, यानी कि ये इस कोडॉन को क्या करता है, रीड करता है, कोडॉन को रीड करने वाला एंटी कोडॉन, और यहां पर अमाइनो एसिड को अटैच करते हुए चलता है। और आगे की तरफ जैसे जैसे इसमें ये आगे की तरफ क्या होता है, ट्रांसलोकेट होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अगर मैं इसमें और थोड़ा सा ऐड करना चाहूं तो इसमें मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको कि भाई ये mRNA है, इस पे ये देखो पूरे कोडॉन, आपको तो पता ही है ये कोडॉन किससे बने हैं, AUGC, यस AUGC। यहां पर ये जो है 3 कोडॉन, मतलब 3, क्या बोल रहा हूं मैं, ये 3 कोड को लेके बनता है हमारा एक अमाइनो एसिड। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत कंफ्यूज कर रहा हूं क्या, देन क्या बोल रहा हूं मैं कि ये जो 3 कोड है, जैसे कि समझ लो यहां पर होगा A, U और C, ये AUC मिलके एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। मतलब एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए 3 कोडॉन लगते हैं, देन सेकंड 3 कोड लगेंगे एक और अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए। ये ट्रिपलेट कोड, इसको क्या कहते हैं हम, ट्रिपलेट कोड। क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कोड। और यही ट्रिपलेट कोड किसने बताया था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ऑब्वियसली नाम से क्या लग रहा है, ये एक इंडियन साइंटिस्ट है। कौन है, इंडियन साइंटिस्ट है, जिन्होंने इस ट्रिपलेट कोडॉन के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि ट्रिपलेट यानी कि ऐसे 3 कोडॉन मिलके एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, और ये अमाइनो एसिड आपस में कौन सा बॉन्ड बनाते हुए चलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। इस तरीके से हमारा अमाइनो एसिड की बहुत लंबी चेन बन जाती है। फिर वो चेन जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनी स्ट्रक्चर में फोल्ड होता है, और तब जाके एक हमारा कंप्लीट प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो यहां पर हमारा प्रोटीन सिंथेसिस खत्म हो गया। देन उसके बाद हमारे फिर एक छोटा सा टॉपिक आएगा जिसको अपन कहेंगे म्यूटेशन। क्या कहेंगे, म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या है, म्यूटेशन का मतलब क्या है भाई, सडन चेंज। क्या आ जाना, सडन चेंज आ जाना, किसमें, जीन्स के सीक्वेंस में, सडन चेंज इन जीन्स सीक्वेंस, जीन के सीक्वेंस में चेंजेस आ जाना। क्या मतलब, जैसे कि मैं ये बोल रहा हूं कि ये डीएनए है, इसका अगर मैं ये छोटा सा सेगमेंट ले लूं जो कि इस तरीके से है, ठीक है, तो ये वाला जो जीन का सीक्वेंस है इसमें चेंजेस आ जाना। इसका मतलब ये है कि यहां पर AUGCA अगर ऐसा है तो यहां पर क्या हो जाना, यहां पर इधर इस साइड लिख रहा हूं मैं, यहां पर क्या हो जाएगा CAUCA। इस तरीके से यानी कि उसके सीक्वेंस में चेंजेस आ जाना। अब ये चेंजेस आने का रीजन बहुत कुछ हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है, या फिर और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके वजह से हमारे डीएनए में क्या आ सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं। और इन्हीं चेंजेस को हम क्या कहते हैं, इन्हीं चेंजेस को हम कहते हैं म्यूटेशन। और इस म्यूटेशन के वजह से डिफरेंट टाइप के डिजीज, डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहां तक के क्लियर है। एंड आफ्टर दैट, इसके बाद अपन देखेंगे भाई, क्या देखेंगे, इवोल्यूशन। इसके बाद हम देखेंगे इवोल्यूशन, जो कि काफी बड़ा टॉपिक है, कैसे इवोल्यूशन हुआ। तो थोड़ा सा हम यहां पर रिवाइज करते हुए चलते कि क्या क्या उसके अंदर देखना पड़ेगा। जब इवोल्यूशन की बात आती है तो सबसे पहले यह बात आती है कि लाइफ कहां पर ओरिजिनेट हुई, यानी कि लाइफ कैसे आई और कहां पर आई। सबसे पहले जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि लाइफ सबसे पहले कहां पर आई, यस, वाटर में आई। और वो वाटर कहां का था, ओशन वाटर, ठीक है, ओशन वाटर में आई। तो सबसे पहली जो लाइफ आई है वो कहां पर आई है, वाटर पे। कहां पर, ओशन में। फिर सिंपल, वहां पर एक सिंगल सेल था, ऐसे सिंगल सेल ने मिलके बहुत सारे सेल आने लगे, देन बहुत सारे सेल मिलके क्या, टिश्यू बनाने लगे। सो ये बहुत लंबी कहानी है, बहुत धीरे धीरे सारी चीजें चली थी, तब जाकर के लाइफ आई है। लेकिन हमको क्या देखना है, ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ देखना है कि नहीं। जब आप 11th-12th में आओगे तब आपको प्रॉपर दिया हुआ है ओरिजिन ऑफ लाइफ, बट अभी आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ नहीं देखना है। आपको क्या देखना है, आपको देखना है इवोल्यूशन, कि कैसे एक एनिमल से डिफरेंट टाइप के एनिमल क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। कहीं ना कहीं हम भी मानते हैं कि हम सभी के एंसेस्टर एक ही थे। वही ये इवोल्यूशन और इसके अंदर आने वाली थेरीज बताती है कि भाई जो इवोल्यूशन है वो सभी का
एंसेस्टर, एक ही एंसेस्टर से क्या हुआ, सभी इवॉल्व हुए हैं अलग अलग डायरेक्शन में। देन इसमें हम डार्विन्स के बारे में भी देखेंगे कुछ कुछ, देन लेमार्किज्म के बारे में भी देखेंगे। तो बहुत कुछ देखना बाकी है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें और एविडेंस भी देखना बाकी है इसमें। तो सारी चीजें करके अपन एक एक करके देखते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा फास्ट देखेंगे, बिकॉज भाई मैं तो ये आपके लिए, जस्ट मैं ये आपके लिए बना रहा हूं वीडियो की भाई, ये आप उसको जल्दी से एक बार, कैसा आपने मेरे पूरे वीडियोस देख लिए, देन उसका एक समरी टाइप पूरा वीडियो चाहिए फॉर रिवीजन बोलो या एंड टाइम के लिए, कि बस मुझे गो थ्रू करना है थोड़ा सा, उसके लिए ये वीडियो है बस। अगर आपने वो पुराना वीडियो नहीं देखा होगा तो लिटरली आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज आपको तो पता है मेरी स्पीड भी काफी होती है। अगर किसी को मेरे स्पीड से प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यस, अपन आगे चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है, हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंजेस के बारे में। तो मैंने जो बताया, देखो मैंने जो बताया इससे तो ये अलग जाने से रहा, इसलिए ये क्या बोल रहा है, हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन और वाया अनादर जीन। क्या बोला है, कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनादर जनरेशन वाया जीन्स। किसके थ्रू, जीन्स के थ्रू एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ये इसका कहना है। देन बहुत सारे साइंटिस्ट एंड डिफरेंट चीजें यहां पर देखो क्या क्या बोला है। यहां पर बोला है कि मीनवाइल 1902 वेल्टर सिटॉन ऑब्जर्व द पेयर्ड क्रोमोसोम। उन्होंने क्या देखा, पेयर्ड क्रोमोसोम, यानी कि दो क्रोमोसोम क्या कर रहे थे, आपस में भाई क्रॉसिंग ओवर कर रहे थे इन द सेल ऑफ ग्रास हॉपर। किसके सेल में, ग्रास हॉपर। अंटिल देन इट वाज नॉट नोन टू एनीवन, उसके बारे में वो पहले बिल्कुल भी नहीं जानते थे। तो रिसर्च स्टार्ट हुई उसके बारे में, डायरेक्शन ऑफ फाइंडिंग द नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल व्हेन इट वाज प्रूव्ड दैट जीन आर कैरिड वाया क्रोमोसोम। तो उन्होंने देखा कि जो जीन है वो क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, ठीक है, और वैसे ही वो ट्रांसफर होते हैं, थ्रू विच 1944 ट्रायो साइंटिस्ट, यस ये जो साइंटिस्ट के नाम है, तीनों साइंटिस्ट के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है नाम है, ऑसवाल्ड एवरी, मैक्लियड मैककार्टी एंड द कोलिन मैक्लियॉइड प्रूव दैट एक्सेप्ट वायरस, सिर्फ वायरस को छोड़ के इन्होंने क्या बताया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। सभी ऑर्गेनिजम्स के पास डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या होता है, पास होता है, ठीक है। देन 1961 में फ्रेंच जेनेटिस्ट फ्रांसिस जैकब एंड जैक मोनोड प्रपोज्ड अ मॉडल फॉर प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इन्होंने मॉडल बताया प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जो कि क्या बोल रहा है कि विद द हेल्प ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल, नाउ इट हेल्प अनकवर जेनेटिक कोड्स हिडन इन डीएनए। यानी कि कौन से जेनेटिक कोड्स की बात कर रहे हैं, वही डीएनए में जो जेनेटिक्स कोड प्रेजेंट है, AUGC, सारे जो आपके ये है नाइट्रोजिनस बेसेस एंड दिस ऑल, सो AUGC ये सभी क्या है, आपके कोड्स है, जो कि क्या एक जीन को कोड करता है और उसी से एक मैसेज क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। देन देयर बाय द टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एमर्ज विथ वास्ट स्कोप इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसे जैसे जेनेटिक कोड हमको पता चलते गए तो हम उसमें चेंजेस लाके, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि जो कोड्स है उसमें हम थोड़े बहुत चेंजेस करके उसको क्या कर सके, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सके कि हमें कौन सा जीन चाहिए उस चीज के लिए। देन यस, ये बहुत हेल्पफुल भी है। क्या हेल्पफुल है भाई, ये जेनेटिक कोड्स का पता चल जाना बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत यूजफुल है। जैसे कि हेरिडिटी इज यूजफुल फॉर, इसका हम यूज किस किस चीजों के लिए कर सकते हैं, डायग्नोसिस के लिए कर सकते हैं, यस डायग्नोसिस के लिए कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के लिए कर सकते हैं, एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर, यानी कि हेरिडिटी की वजह से जो डिसऑर्डर हो सकते हैं उससे प्रिवेंट करने के लिए भी, एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज एंड एनिमल एंड प्लांट इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच माइक्रोब्स आर यूज। हम हाइब्रिड वेराइटीज का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को एक ही कैरेक्टर्स में, मतलब एक ही बॉडी में मिक्स करके हम हाइब्रिड क्या कर सकते हैं, उसको फॉर्मेशन कर सकते हैं। यस देखो आगे आखिरकार वही चीजें कौन सी जो मैंने बताई थी, पूरा प्रोटीन सिंथेसिस बताया है मैंने, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ये इन तीन प्रोसेस के अंतर्गत होता है। तो ठीक है, क्या बोला है यहां पर कि भाई विद द हेल्प ऑफ आरएनए, मैंने पहले ही बता के रखा है आपको, और मैंने शॉर्ट्स वीडियो में मेरे उसमें काफी अच्छे से बताया है कि
जो आपका डीएनए है वो पहले कन्वर्ट होता है mRNA में, और ये जो mRNA है इससे बनता है प्रोटीन। तो ये जो फर्स्ट प्रोसेस है डीएनए से एमआरए बनने को, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और ये जो हमारा एमआरएनए से प्रोटीन बनता है इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। यस, तो एक एक करके सारी चीजें देखते हैं यहां पर हम कि क्या देखा हमने कि विद द हेल्प ऑफ आरएनए द जीन प्रेजेंट इन द बॉडी डीएनए पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ सेल, देयर बाय कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। भाई पूरा का पूरा बॉडी का फंक्शन कंट्रोल करता है कौन? आपका डीएनए। देखो यहां पर दिख रहा है आपको, ये हमारा क्या बन रहा है? एमआरएनए बन रहा है, जो कि वापस सेल के बाहर जाने वाला है। कहां जाने वाला है? सेल से बाहर जाने वाला है। ठीक है, सेल से बाहर जाना इसका मतलब यह है कि वो न्यूक्लियस के अंदर एमआरएनए बन रहा है, लेकिन आपका प्रोटीन जो एक्चुअल प्रोटीन सिंथेसिस वो होता है साइटोप्लाज्म में, तो उसको उस न्यूक्लियस से बाहर आना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, तो एमआरएनए इज प्रोड्यूस्ड एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के हिसाब से क्या होता है, यहां पर एमआरएनए बन जाता है, एंड ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस। दो स्ट्रैंड में से, देखो यहां पर दो स्ट्रैंड दिख रहा है, उसमें से सिर्फ एक स्ट्रैंड यूज किया जाता है उसका आरएनए बनाने के लिए। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन एमआरएनए कंप्लीटली टू द डीएनए स्ट्रैंड एंड यूज सिंथेसिस बिसाइड देयर इज यूरैसिल एंड आरएनए इंस्टेड ऑफ थायमीन। जो आपका थायमीन है, क्या है? जो आपका थायमीन है वो रिप्लेस हो जाता है किससे? यूरैसिल से। थायमीन से कौन ये हो जाता है? यूरैसिल रिप्लेस हो जाता है। तो क्या बोल रहा है कि देयर इज यूरैसिल इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थायमीन ऑफ डीएनए। डीएनए में थायमीन होता है, लेकिन आरएनए में थायमीन नहीं होता। वहां पर क्या होता है? वहां पर होता है यूरैसिल। ठीक है, यहां तक के क्लियर है सभी को? देन दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। इसी को क्या कहते हैं अपन? ट्रांसक्रिप्शन। नाउ ये देखो, ये हमारा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से हमारा एमआरएनए देखो बाहर आ गया। एमआरएनए अब हमारा कहां आ गया? बाहर आ गया, और एमआरएनए लीव न्यूक्लियस, और इसके बाहर इसके आगे की प्रोसेस होगी। क्या होगी यहां पर? यहां पर होगा उसका ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन। देखो ट्रांसलेशन में क्या बोला है? ये यहां पर ये प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ये इसके एंटीकोडोन प्रेजेंट है, जो कि इस सीक्वेंस को क्या करेंगे? रीड करेंगे और आगे चलते बनेंगे। आगे चलने को ही हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। सो टीआरएनए हैज एंटीकोडोन हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडोन ऑन एमआरएनए, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। क्या बोल रहा है कि जो आपका अमाइनो एसिड है ब्रॉट इन टीआरएनए आर बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ आरएनए। ये दोनों कौन से बॉन्ड से बाइंड होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। देन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम एंड ऑफ द आरएनए अदर देन बाय द डिस्टेंस ऑफ द ट्रिपलेट कोडॉन, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन। मतलब ये जैसे जैसे आगे की तरफ क्या होता है? मूव होता है, यानी कि लोकेट होता है, यानी कि ट्रांसलोकेट होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। यस, यहां तक के क्लियर है? यस। देन चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। ये मुझे पता है मैं फास्ट जा रहा हूं, बट क्या करें, जाना तो पड़ेगा। यस, अब क्या बोल रहा है कि सच मैनी चेन्स कम टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, दिस प्रोटीन्स कंट्रोल वेरियस फंक्शन इन द बॉडी एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर अपीयरेंस। मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनते हैं, और वो प्रोटीन सभी का कुछ ना कुछ अपना एक फंक्शन होता है जो कि वो परफॉर्म करते हैं। देन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल लाइक themselves due to gene only, and some of those genes are transmitted to the next generation without any change. बिना उनमें कोई जनरेशन के वैसे चेंजेस के वैसे जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं? वो चेंज भी होते जाते हैं। देन यस, म्यूटेशन। यहां पर जैसे कि ये म्यूटेशन मैंने बताया था कि ये देखो, ये जो म्यूटेशन यहां पर हुआ है, पहले देखो यहां पर क्या है कि यहां पर ये TGC जो दिख रहा है आपको, अब रिप्लेस हो गया किससे? GAT से। यस, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। जो हमारा TGC था वो किससे रिप्लेस हो गया? GAT से। मतलब क्या आ गया? इस सीक्वेंस में चेंज आ गया, और इसी चेंज को हम क्या कहते हैं? इसी चेंज को हम कहते हैं म्यूटेशन। क्या कहते हैं? म्यूटेशन। सो क्या बोल रहा है यहां पर कि भाई सम म्यूटेशंस मे बी माइनर, या तो कुछ छोटे होते हैं, बट सम मे बी कंसिडरेबल। एग्जाम्पल, म्यूटेशन मे बी कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर। म्यूटेशन के वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, हमने देखा, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। क्वेश्चन में आया तो एग्जाम्पल बहुत जरूरी है।
ठीक है। देन इवोल्यूशन, अब सारी चीजों के बाद हम कहां चल रहे हैं, अब हम आ जाते हैं इवोल्यूशन की तरफ। तो इवोल्यूशन क्या बोल रहे थे हम कि भाई धीरे 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 चेंजेस, धीरे 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 चेंजेस आते रहे ना, उसको इवोल्यूशन बोल रहे हैं। इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। ऐसा नहीं कि ये चेंज सिर्फ थोड़े समय के लिए, ये जो चेंजेस है कंटिन्यूअसली बहुत लंबे समय तक के चलना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, म्यूटेशन। दिस इज वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अचीव, और ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है। तो यही सारा इवोल्यूशन के अंदर दिया हुआ है, आप ये सब कुछ रीड कर लेना। देखो यहां पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता देता हूं। 3.5 बिलियन ईयर अगो लाइफ हैड बीन नॉन एग्जिस्टेंट। देखो 3.5 बिलियन ईयर अगो बोलता है कि लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी ऑन द अर्थ। At the beginning there may be have only simple element in the ocean। उस टाइम पे सिर्फ सिंपल एलिमेंट्स हुआ करते थे ओशन में on the earth, and simple type of organic inorganic compound may have been formed from those complex compound like proteins and nucleic acid। क्या बोल रहा है कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में have formed over a long period of those simple compound, यानी कि वो जो वाटर में डिफरेंट क्या एलिमेंट्स थे, सिंपल कंपाउंड्स थे, वो आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जैसे उन्होंने कंपाउंड्स बनाना शुरू किए। देन हमको क्या मिला भाई, एक प्रिमिटिव सेल मिला। सो देयर मे हैड बीन सम डिफरेंसेस अमॉन्ग दिस सेल, एंड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सम मे हैव शोन गुड ग्रोथ एंड सम मे हैव पेरिश्ड। मतलब इवोल्यूशन होते होते जो अपने को उसके कंडीशन के हिसाब से चेंजेस करते गया, वो अपनी जनरेशन आगे कंटिन्यू करते गया। लेकिन जिसमें चेंजेस नहीं आए, वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को एडजस्ट नहीं किया, वो क्या हो गया, नष्ट हो गया, वो क्या हो गया, गायब हो गया। पेरिश मतलब नष्ट, ठीक है, क्या हो गया, वो फिर उस से ही गायब हो गया। देन बहुत सारी चीजें और बताइए इन्होंने, क्या बोला है कि एनिमल डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम यूनिसेल्युलर अमीबा एंड पैरामीशियम टू अ जायंट वेल। देखो वैरायटीज तो इतनी सारी है कि यूनिसेल्युलर यानी कि सिंगल सेल अमीबा यानी कि पैरामीशियम से लेके हमारे पास जायंट वेल तक के इतने डिफरेंट टाइप के वैरायटीज प्रेजेंट है। द प्लांट डाइवर्सिटीज कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्पीसीज रेंजिंग फ्रॉम यूनिसेल्युलर कॉरेला एंड ह्यूज बनयान ट्री, ठीक है। देन ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एट द प्लेस लाइक एयर, वाटर, लैंड एंड रॉक। एयर, वाटर, लैंड एंड रॉक जैसी जगह पर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, रहते हैं, डिफरेंट टाइप के। देन यस ओके, देन डिफरेंट थेरीज अबाउट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। भाई ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में इतनी सारी थेरीज दी गई है कि क्या बताए, हैव बीन प्रपोज्ड टिल टुडे, विच इज थेरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एक्सेप्टेड। और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड कौन सी है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये थेरी बोल रहा है कि सबसे ज्यादा क्या है, एक्सेप्टेड थेरी है। देन थेरीज ऑफ इवोल्यूशन, जब इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो थेरीज ऑफ इवोल्यूशन में क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू दिस थेरी फर्स्ट लिविंग मटेरियल यानी कि प्रोटोप्लाज्म अगर मैं बताऊं ना, प्रोटोप्लाज्म देखो ये सेल है, ये सेल के अंदर का क्या है, साइटोप्लाज्म है। क्या है सेल के अंदर का, ये साइटोप्लाज्म, ठीक है। देन मैं क्या बोल रहा हूं कि अब ये जो साइटोप्लाज्म था वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोटोप्लाज्म में। मतलब हमने क्या कर दिया, बाहर की सेल मेम्ब्रेन हटा दी, तो क्या बचा, ये प्रोटोप्लाज्म। तो सिंपल सा ये समझो कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म विदाउट सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म विदाउट सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो सबसे पहले क्या मिला हमको, प्रोटोप्लाज्म हैज बीन फॉर्म्ड इन ओशन। कहां पर मिला, ये ओशन भी, ठीक है। In due course of time, unicellular organism was formed. Gradually changes occur in the unicellular organism. Unicellular organism बना, फिर धीरे धीरे continuously change होते गया unicellular organism में, which larger and more complex organism were formed. और उसी से ही बहुत बड़ा और complex, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनिमल फॉर्म हुआ। ऑल दोज चेंजेस वर स्लो एंड ग्रेजुअल। ड्यूरेशन ऑफ ऑल दिस चेंजेस इज एट मोस्ट 300 करोड़ ईयर। वाओ, देखो क्या बोल रहा है, 300 करोड़ ईयर, मतलब कितना स्लो, कितनी पुरानी कहानी है ये। इंसान आ गए, सिर्फ कुछ चंद समय की बात नहीं है, बहुत लंबा समय, बहुत इंतजार करना पड़ा। बोलते हैं ना, इंतजार का फल मीठा होता है। हेंस दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड इवोल्यूशन, विच इज
विच इज ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब यह है कि सिर्फ एक ही इसमें चेंजेस नहीं आया, पूरे के पूरे एनिमल में एक साथ चेंजेस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसमें सभी में एक साथ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस देखने को मिल रहे थे। दैट्स व्हाई इवोल्यूशन विच इज, इसको हमने क्या बोला, ऑर्गेनाइजेशनल। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल from the ancestor having different structural and functional organization is called evolution। अलग अलग फंक्शन, अलग अलग स्ट्रक्चर में हमको डिफरेंसेस देखने को मिल रहे थे। देखो हमने तो बोल दिया भाई कि इवोल्यूशन हुआ है। देखो इवोल्यूशन हुआ है, लेकिन साइंस वो सब्जेक्ट है जो सिर्फ बोली हुई बातों को नहीं मानता, उसको चाहिए तो क्या, एविडेंस। जैसे कोर्ट, भाई ऐसे ही कोई भी केस नहीं जीत जाता ना, आपको उसके लिए क्या चाहिए रहता है, उसके लिए चाहिए रहता है प्रूफ, ठीक है। वैसे ही इनको भी चाहिए प्रूफ और एविडेंस। तो इवोल्यूशन हुआ है, ये आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, बोलते हैं कि आप उसका प्रूफ दो। तो चलो इनको देते हैं प्रूफ। तो शुरू करते हैं हम मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस से। कहां से, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। क्या होता है मॉर्फोलॉजी, देखो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। मॉर्फोलॉजी, यस, देन फिजियोलॉजी, और एक और वर्ड है जो एनाटॉमी। इसके अलावा भी बहुत सारे, एनाटॉमी बहुत वर्ड है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, हिस्टोलॉजी एंड ऑल सारी चीजें। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। यस, इसको थोड़ा सा इधर लेंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिक काम करने लगेगा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। देन फिजियोलॉजी का मतलब आप यही समझो कि फंक्शन, क्या, फंक्शन। देन थर्ड वन इज एनाटॉमी। एनाटॉमी बोले तो इंटरनल स्ट्रक्चर, क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये चीजें आप लोग समझ लो कि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये ऐसे वर्ड अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो आना बहुत जरूरी है और आएगा ही। सो मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी इज द फंक्शन एंड द एनाटॉमी इज इंटरनल स्ट्रक्चर। तो हम क्या बोल रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस यानी कि जो हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पर हम क्या देंगे, एविडेंस देंगे। तो क्या बोला कि वेरियस सिमिलरिटीज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ। भाई सभी का बोलता है माउथ होता है, सेम होता है, उसकी पोजीशन ऑफ आई, आंखों की पोजीशन, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स एंड ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना बोले तो ये आपका कान बाहर वाला एक्सटर्नल ईयर। देन द थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर ऑन द बॉडी, पूरे बॉडी में हेयर का डिस्ट्रीब्यूशन। एंड सीन इन द एनिमल वेरियस सिमिलरिटीज इन द कैरेक्टर लाइक लीफ शेप, लीफ वेनेशन, लीफ पेटियोल। देखो ये बातें सिर्फ एनिमल की नहीं, यहां पर प्लांट की भी हो रही है कि प्लांट के लीफ शेप में, लीफ के वेनेशन में और लीफ के पेटियोल्स में भी आपको सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। वैसे एनिमल्स के ईयर पिन्ना में, माउथ में, आंखों की पोजीशन में, ये सारे आपको सिमिलरिटीज देखने को मिलते हैं। ऑकर इन केस ऑफ प्लांट, अगर प्लांट की बात की जाए तो दिस इंडिकेट्स दैट देयर आर सम सिमिलरिटीज इन दोज ग्रुप एंड हेंस इट प्रूव्स दैट देयर ओरिजिन मस्ट बी सेम एंड मस्ट हैव कॉमन एंसेस्टर। मतलब क्या बोल रहा है कि देखो सभी के पास माउथ है, आंखों की पोजीशन सेम है, हेयर प्रेजेंट है बॉडी में, देन लीफ का वेनेशन सेम है, लीफ का स्ट्रक्चर सेम है। तो ये बोल रहा है कि ये जो सिमिलरिटीज देखने को मिल रही है, इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं सेम एक ही एंसेस्टर से आए हुए हैं, एक एंसेस्टर, देन बस उसके बाद इनमें इवोल्यूशन हो गया। दैट्स व्हाई ये अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो गए। ये कहना था मॉर्फोलॉजी का, ठीक है। देन इसके बाद अपन देखते हैं कौन सा, यस, एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल एविडेंस यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर अगर मैं यहां पर दिखाऊं, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है भाई, तो ये देखो हैंड्स, ह्यूमन का हैंड है, ये हमारा हाथ है, ठीक है। ये अगर इसमें रेडियस, उल्ना और फीमर, सॉरी फीमर यहां नहीं होता, ये सारी चीजें अगर देखें अपन तो देखो सभी में ये फ्लैंजेस एंड ऑल डिफरेंट टाइप्स के बोन है यहां पर प्रेजेंट। तो ये जो कुछ स्ट्रक्चर है सभी में क्या है, कॉमन है, मतलब सेम स्ट्रक्चर है, सिमिलर स्ट्रक्चर है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये क्या है, ये कॉमन एंसेस्टर से आए हुए हैं, बोल सकते हैं। और वही तो हम बता रहे हैं कि इवोल्यूशन हुआ है, पहले एक एंसेस्टर था, उससे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस निकले। इसका मतलब ही क्या है, इवोल्यूशन हुआ है। So if you carefully observe the picture, there are doesn't seem any superficial similarities between human hand, forelegs of ox, flippers of whale and the pentagon of bat. Then similarities use of each those structure is different in respect to animal. बोल रहा है कि अलग अलग एनिमल्स के यहां पर आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, उनमें ज्यादा कुछ डिफरेंस है ही नहीं। However, there is similarity in the structure of bone and joints in the organ of each of these animals. These similarities indicate that those animals may have common ancestor. ये सिमिलरिटीज का मतलब ही ये है कि इनमें क्या हो, इवोल्यूशन हुआ है और इनका कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर
है। ठीक है, देन फिर इसके बाद हम चलते हैं, देखो एविडेंस हो गया, तो अब वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन तो बहुत अच्छे से पता है, इसको मैं और डीप में नहीं लेना चाहूंगा। वेस्टिजियल ऑर्गन वो है कि जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट तो है लेकिन वो कोई काम का नहीं है, जैसे कि विजडम ऑफ टिक, कोकेक्स बोन, जैसे कि टेल बोन भी बोलते हैं हम उसको, देन ये ईयर पिन्ना, ये चश्मा पहनने को तो बिल्कुल काम में आता ही है, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें। यस, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसमें, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, जिसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। जैसे कि ये यहां पर प्रेजेंट है अपेंडिक्स, ये टेल बोन जिसको अपन कॉकेक्स कहते हैं, और ये विजडम टीथ यानी कि ये जो लास्ट में प्रेजेंट होता है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जैसी चीजें भी होती है जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन में आती है। देन पेलियंटोलॉजिकल एविडेंस। पेलियंटोलॉजिकल एविडेंस मतलब फॉसिल्स, फॉसिल्स मिलना, जैसे कि हम बोलते कि डायनासोर थे, डायनासोर थे। हम कैसे बोल रहे हैं डायनासोर थे, क्योंकि उनके फॉसिल्स मिले, और इन्हीं फॉसिल्स को अपन क्या कहते हैं, paleontological evidence. Now a question may be arise in your mind that which organism existed millions of years ago. How can we tell this? बोल रहा है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि पुराने टाइम में कौन सा एनिमल था, और आप ये कैसे बोल सकते हो। तो भाई अगर उसको हमको क्या मिलेंगे, उसके फॉसिल्स मिलेंगे। नाउ दिस सीक्रेट हैज बीन हिडन इन द अर्थ। ये कहां पर छुपा है, अर्थ में। और फॉसिल्स कहां मिलते हैं आपको, अर्थ में। तो जब आप खुदाई करते हो तो ये जो छुपा हुआ राज है वो आपको मिल जाता है। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट ब्यूरिड ड्यू टू डिजास्टर। देखो बहुत सारे, जैसे कि यहां पर भी भूकंप आएगा तो मैं लेक्चर बनाऊंगा कि नहीं, यही जमीन में दब जाऊंगा। देन जब आप यहां की जमीन को खोदोगे तो मैं निकलूंगा ना। तो वही बोल रहा है कि कुछ नेचुरल डिजास्टर्स के वजह से, जैसे कि फ्लड्स हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो के वजह से वहां के जो एनिमल्स है वही जमीन में दब गए। ठीक है, सो रेमनेंट्स और इंप्रेशन ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स रिमेन प्रिजर्व्ड अंडरग्राउंड। रेमनेंट्स बोले तो कुछ जो बचे हुए पार्ट्स है वो, और इंप्रेशन यानी कि छाप। देन दिस आर कॉल्ड एज फॉसिल्स। इसी को क्या कहेंगे अपन, फॉसिल्स। और स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। यही स्टडी इसकी करना, ये भी एक इवोल्यूशन का क्या है भाई, इवोल्यूशन का एविडेंस है। देन बहुत सारी चीजें, कार्बन डेटिंग। यहां पर कार्बन डेटिंग का भी दिया गया है कि आप कैसे, ये मैंने मेरे पुराने क्लास में मतलब जो वीडियो बनाया है, छोटे छोटे वीडियोस यानी कि सिंगल सिंगल लेक्चर्स, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको डीप में पढ़ना है तो वहां जाके बिल्कुल देखना। मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं कि ये जो कार्बन डेटिंग की एक प्रोसीजर होती है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई फॉसिल है, कोई रॉक है, या कोई ऐसी चीज है जो काफी पुरानी है, ये कितनी पुरानी है ये हम पता कर सकते हैं कार्बन डेटिंग की प्रोसीजर से, जिसमें कार्बन 12, कार्बन 14 ये सब आइसोटोप्स होते हैं, जिसका यूज करके उसकी हम क्या पता कर सकते हैं, एज पता कर सकते हैं कि भाई ये कितने लाख साल पुराना है, कितना करोड़ साल पुराना है। एक चीज ये समझ लो कि जो चीज जितनी पुरानी होगी वो उतने जमीन के नीचे होगी। मतलब जैसे कि ये अर्थ है, ये अर्थ है, यहां पर डायनासोर रह रहे थे, यहां अर्थक्वेक आया, डायनासोर मर गया, और ये ऐसा डायनासोर, ये देखो डायनासोर नीचे आ गया। अब यहां पर हत्ती रहने लगे, यहां पर हत्ती रह रहे थे, देन फिर ये भी हत्ती मर गए, जमीन के नीचे दब गए। देन यहां पर फिर कोई और दूसरा ऑर्गेनिज्म मिला। देन तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो सबसे पुराना होगा वो जमीन के सबसे नीचे वाले लेयर में मिलेगा, जो उससे थोड़ा कम वो इस लेयर पे, और जो अभी अभी रिसेंट वाला होगा वो अर्थ के सबसे ऊपर वाली लेयर में। मतलब अर्थ के जितने ऊपर वाली लेयर में मिले वो उतना नया, और जितने नीचे वो उतना पुराना समय का ऑर्गेनिज्म है, ये कहना हम चाह रहे हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम चलते हैं भाई कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक का मतलब ये होता है कि एक स्पीसीज, दो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज के बीच में जो स्पीसीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक। जैसे कि अगर मैं बोलूं, जैसे हम बोलते हैं ना रेप्टाइल्स यानी कि जमीन में रेंगने वाले एनिमल, और एव्स यानी कि उड़ने वाले, तो ये जो जमीन में रेंगने वाले हैं और जो उड़ने वाले हैं, इन दोनों के बीच में एक तो कनेक्टिंग लिंक रहा होगा जो उड़ता भी होगा और जो जमीन में भी चलता होगा, उसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक। जो दोनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक जब हमको एक ही एनिमल में मिले तो उसको हम क्या कहेंगे, कनेक्टिंग लिंक एनिमल। ठीक है, सो वही कनेक्टिंग लिंक देखेंगे अपन। क्या बोल रहा है कि सम प्लांट एंड एनिमल शोज सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बाय विच दे कैन बी रिलेटेड टू टू डिफरेंट ग्रुप
हैंस दे आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक। उनको क्या कहते हैं अपन? कनेक्टिंग लिंक। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, पढ़ लेना। जैसे कि सिमिलरली डक्ट बिल्ड प्लेटिपस, देखो डक्ट बिल्ड प्लेटिपस जो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? ये रेप्टाइल्स के जैसे अंडे देता है। रेप्टाइल्स के जैसे कैसे देता है? अंडे देता है, लेकिन मैमल्स की तरह इसमें क्या प्रेजेंट है? मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। मतलब इसके पास मैमल्स के भी कैरेक्टर है, ठीक है, और रेप्टाइल्स के भी, यानी कि अंडे देना रेप्टाइल्स का कैरेक्टर, क्योंकि मैमल्स तो अंडे देते नहीं है, और मैमल्स की तरह इसके पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। तो इस तरीके के कुछ आपको इसमें क्या देखने को मिलेंगे? कनेक्टिंग लिंक देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहां पर बताया डक बिल प्लेटिपस, लंगफिश और पेरिपेटस, ये सभी अपने आप में किसी ना किसी के बीच का क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। देन एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, देखो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस भी क्या बताना चाहता है आपको? ये देखो, अगर ये एम्ब्रियोनिक स्टेज का, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज की सारी चीजें, ठीक है, मुझे बताओ ये सभी, अगर आप ऊपर की स्टेजेस देखोगे तो सभी के सभी एम्ब्रियो स्टार्टिंग स्टेज में क्या है? सिमिलर दिख रहा है। आप बोल सकते हो क्या ये ह्यूमन का है या ये सैलेमेंडर का, ऐसे बोल सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि सभी तो यहां पर सेम दिख रहे हैं। तो जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है वो भी स्टार्टिंग की सभी में कैसी है? सेम है। कैसी है? सेम है। सो वही बोल रहे हैं। देखो फिर ये आगे जाके धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? आगे जाके धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? डेवलप्ड होते जा रहे हैं। आप बता सकते हो ये फिश का है, ये ह्यूमन का, ये सैलेमेंडर का, फ्रॉग का, एंड डिफरेंट डिफरेंट। इस स्टेज में बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि ये सभी कैसे? सिमिलर है। तो मैं बोलूं कि इनकी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज की फर्स्ट जो स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप अगर सिमिलर है तो इन सभी के एंसेस्टर भी कैसे होंगे? एंसेस्टर भी कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। देन ये आगे जाके डिफरेंशिएट हो जाते हैं। फिर हमको बाद में पता चलता है कि ये तो फिश था, सैलेमेंडर, टॉर्टॉइस, चिकन, पिग, काऊ, रैबिट और मैन जैसे एनिमल के एम्ब्रियोनिक कंडीशन थी। और यही एक एविडेंस ये भी हमको बताता है कि भाई एम्ब्रियोनिक स्टेज में सेम है। दैट्स व्हाई ये भी एक क्या बता रहा है कि इवोल्यूशन हुआ है। हम भी तो यही बोल रहे हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। देन यस, देखो डार्विन का नाम लिया था मैंने, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने क्या बताया था कि नेचर सिलेक्ट करेगी कौन जिएगा कौन मरेगा, ठीक है, वही थ्योरी को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। और इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी बताया था कि वही सर्वाइव करेगा जो फिट होगा। ओके, सो क्या बोला है डार्विन के थ्योरीज ने कि चार्ल्स डार्विन हैज कलेक्टेड इनन्यूमरेबल स्पीसीमेंस, इनन्यूमरेबल यानी कि अनगिनत बोलते हैं ना, जिसका कोई नंबर ना हो। देन स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल के बहुत सारे सैंपल्स कलेक्ट किए डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वेशन, और उसके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ऑफ दोज स्पेसिमेंस ही पब्लिश द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने बताया नेचुरल सिलेक्शन विच प्रीचेज द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है। देन फॉर दिस पर्पस डार्विन हैज पब्लिश्ड अ बुक टाइटल ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के ऊपर भी इन्होंने बताया। देन व्हाइल एक्सप्लेन द कंसेप्ट डार्विन सेज दैट द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोलिफिशियली। क्या बोल रहा है कि डार्विन ने बताया कि ये बहुत ज्यादा अमाउंट में बहुत स्पीडली क्या करते हैं भाई? रिप्रोडक्शन करते हैं। सो ऑल द ऑर्गेनिज्म कंपीट विथ ईच अदर इन द लाइफ थ्रेटनिंग मैनर। मुझे बताओ ना, आज इतने जॉब के लिए भी देखा जाए तो कितना कंपटीशन है। ये कंपटीशन किस वजह से है? बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। तो डार्विन भी यही बोल रहा था कि रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी इतनी ज्यादा है, इतने ज्यादा अमाउंट में रिप्रोडक्शन हो रहा है। कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स है जो लाखों हजारों के नंबर में क्या दे रहे हैं? अंडे दे रहे हैं। सो इतना ज्यादा अमाउंट में रिप्रोडक्शन हो रहा है जिसके वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और पॉपुलेशन बढ़ेगा लेकिन फूड सप्लाई नहीं बढ़ रहा है। तो फूड सप्लाई के लिए इतने सारे ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या होगा भाई? क्या होगा? कंपटीशन होगा। क्या होगा? कंपटीशन। कहा गया कंपीट, क्या करेंगे वो आपस में? कंपीट करेंगे, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, एक दूसरे के लिए कंपटीशन करेंगे। और कंपटीशन में हमेशा वही विन होगा, वही जीतेगा जो क्या होगा? फिट होगा। सो इन दिस कंपटीशन ओनली दोज ऑर्गेनिज्म सस्टेन विच शोज द मॉडिफिकेशन, जो खुद को ढाल पाएगा, मॉडिफाई कर पाएगा कंडीशन के हिसाब से, इसेंशियल फॉर विनिंग द कंपटीशन। कंपटीशन जीतने के लिए जो जरूरी है वो चीजें जो करेगा वही जीतेगा। However, beside this, natural selection also play important role because nature selects only those organisms which are fit to live and the rest perish. तो नेचर सिलेक्शन में भी यही बताया था कि जो खुद को चेंज करेगा उसको नेचर सिलेक्ट करेगी, और जो खुद को चेंज या मॉडिफाई नहीं कर पाएगा वो क्या हो जाएगा? पेरिश हो जाएगा, यानी कि नष्ट हो जाएगा।
ठीक है। देन अब ये जो डार्विन ने बताया था उस पे कुछ ऑब्जेक्शंस भी थे। ऑब्जेक्शंस मतलब कि कुछ ड्रॉबैक्स, लाइक कि ये यहां पर अप्लाई नहीं हो रहा है। डार्विन ने क्या किया था, छोटी छोटी चीजों को भी बोला था कि इसके वजह से इवोल्यूशन हो रहा है। बहुत छोटी छोटी चीजों को उसने ज्यादा भाव दे दिया था, ठीक है। सो नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। तो बोला है कि सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है इवोल्यूशन का। देन डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। डार्विन ने बोला कि मॉडिफिकेशन हो रहा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि यूजफुल मॉडिफिकेशन और यूजलेस मॉडिफिकेशन के बारे में कुछ भी बातें नहीं बताई। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन, और ये एक्सप्लेनेशन भी नहीं बता पाए कि स्लो चेंज एंड एब्रप्ट चेंजेस इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस ऑब्जेक्शन डार्विन वर्क ऑन इवोल्यूशन हैज बीन अ माइलस्टोन। अगर इन चीजों को छोड़ दिया जाए तो डार्विन का जो काम था एक बहुत बड़ा काम था, एक माइलस्टोन उन्होंने बना के रखा था, ठीक है। देन लेमार्किज्म, देखो लेमार्किज्म भैया तो बहुत ही अलग आए थे। इन्होंने क्या बोला कि जो ऊंट है, सॉरी ऊंट बोल दिया मैंने, जिराफ, जो जिराफ है उसकी गर्दन छोटी हुआ करती थी, वो ऐसे गर्दन लंबी कर करके क्या खाता था भाई, पत्तियां खाता था ऊपर वाले प्लांट्स की, मतलब प्लांट्स की जो हाइटेड प्लांट्स थे उसकी लीफ खाता था। तो जिसके वजह से ये गर्दन ऊंची कर करके लीफ खाता था, जिसके वजह से इसकी गर्दन ही कैसी हो गई है, ऊंची हो गई है। तो लेमार्क भैया ये बोल रहे थे कि जो आपकी आदत है उसके वजह से चेंजेस आते हैं और वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होता है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत थी। जैसे कि अगर मैं अपनी बॉडी बना लूं तो क्या जरूरी है, क्या गारंटी है कि जो मेरा आने वाला बच्चा है वो उसकी भी बॉडी मेरे जैसी होगी क्या? नहीं, क्योंकि आदत नहीं होती ट्रांसफर क्या होता है, जो जीन्स में चेंजेस आते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। तो लेमार्किज्म क्या बोल रहा है कि जीन बेपास्ट्रेट लेमार्क प्रपोज दैट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन एंड रीजन बिहाइंड दोज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इज एक्टिविटी। बोल रहे हैं एक्टिविटी, लेजीनेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बोलता है कि जैसे हम बोल रहे हैं ना हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन, वो बोल रहे हैं कि ये उस ऑर्गन की काम नहीं कर रहा था, वो लेजीनेस था, दैट्स वाई धीरे धीरे वो डीजनरेट होते जा रहा है, इसलिए आज हम उसको वेस्टिजियल ऑर्गन में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो बंदा आज दिमाग यूज नहीं करता है तो उसका दिमाग धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और उसके लिए वो क्या बन जाएगा, वेस्टिजियल ऑर्गन। ऐसा इसका कहना था। देन ही कॉल्ड दिस कंसेप्ट एज प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो इन्होंने एक प्रिंसिपल बताया कि अगर आप उस ऑर्गन का यूज करते हैं, अगर वो ऑर्गन का आप यूज कर रहे हैं तो आपके अंदर वो फंक्शनल होगा, अगर आप उसका यूज नहीं कर रहे तो वो कोई काम का नहीं रहेगा। यानी कि इसीलिए इन्होंने यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन के बेसिस पर चीजें बताई। वही सारी चीजें बताई इन्होंने, जिराफ की कहानी भी बताई है। जैसे कि यहां मैं बता रहा हूं कि ये जो जिराफ है गर्दन ऊंची करते गया, जिसके वजह से आज उस जिराफ की गर्दन हमको कैसे ऊंची ही देखने को मिलती है। देन स्पेसिएशन का सिंपल मीनिंग क्या है, चेंजेस आना। जैसे कि ये एक स्पीसीज है, इसमें चेंज आना, फिर से चेंज आना, ऐसे जनरेशन टू जनरेशन चेंज आना, और इसी चेंज को क्या कह रहे हैं हम, इवोल्यूशन। यानी कि इवोल्यूशन होगा। देन जब हम इसको और इसको आपस में मैच करेंगे तो दोनों में काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। तब हम बोल सकते हैं कि भाई ये तो अब डिफरेंट स्पीसीज बन गई है। क्या बन गई है, डिफरेंट स्पीसीज। पहले ये एक स्पीसीज थी, अब ये दूसरी स्पीसीज बन गई है, उसी को अपन क्या कहेंगे, स्पेसिएशन। न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन इज कॉल्ड स्पेसिएशन। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन। वही सारी चीजें आप ये भी देख लेना। देन ह्यूमन इवोल्यूशन, भाई हमको तो हमारे बारे में पढ़ने में एक अलग ही इंटरेस्ट आता है, तो क्यों नहीं पढ़ेंगे अपन किसको, ह्यूमन इवोल्यूशन को। तो क्या बोल रहा है कि बायोडाइवर्सिटी दैट इज नोन टुडे हैज बीन सेड to be formed from very simple unicellular organism due to evolution। बोलता बहुत छोटी सा सिंगल सा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से इतना इवोल्यूशन हो गया है कि क्या बोल रहा है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से एक डिफरेंट डाइवर्सिटी, बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप के आज के टाइम पे एनिमल ऑर्गेनिज्म स्पीसीज प्रेजेंट है। Then in this evolution, origin of human evolution can be shown as per the picture as given below. Last dinosaur disappeared approximately 7 crore year ago। क्या बोल रहा है, जो last dinosaur है disappeared approximately 7 crore year ago। 7 करोड़ साल पहले जो लास्ट डायनासोर था वो दिखना
बंद हो गया। Then at that time monkey like animal are said to be evolved from some ancestor who were more and less similar to the modern lemur। फिर वहां से monkeys आए, देन अफ्रीका में अलग अलग आपको एनिमल्स देखने को मिले। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें देखने को मिली। तो ये क्या बताया, ये लेम्यूर, आपको लेम्यूर देखने को मिला, देन ये इजिप्टियोसेंस देखने को मिला। बहुत देखो कितने 4 करोड़ 2.5 लाख ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। ड्रायोपिथेकस, देन रामापिथेकस, देन ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, देन द स्किल्ड ह्यूमन यानी कि थोड़ा थोड़ा स्किल आने लगा था, देन ह्यूमन विथ इरेक्ट पोस्चर यानी कि ह्यूमन सीधा खड़े होने लगा, देन निएंडरथल मैन और द क्रो-मैग्नॉन मैन, ये सारा इवोल्यूशन हुआ देखने को मिला। देन यहां पर इसको देख लेते हैं अपन, लास्ट ही है बस, यहां पर हमारा चैप्टर खत्म हो गया। आप चीजें पढ़ लेना। अगर इसके बाद भी किसी को कोई डाउट हो तो मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी बताया, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर वीडियो के कमेंट में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। देन द मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस ह्यूमन लाइक एनिमल स्टार्टेड टू अपीयर लाइक टू बी द मेंबर ऑफ द जीनस होमो अबाउट 20 लाख ईयर अगो एंड द स्किल्ड ह्यूमन डेवलप। 20 लाख साल पहले जो स्किल्ड ह्यूमन है वो डेवलप हुआ, और अबाउट 15 लाख यानी कि 15 लाख पहले, 15 लाख साल पहले ह्यूमन वॉकिंग विथ इरेक्ट पोस्चर, ऐसा सीधा चलना शुरू किया ह्यूमन ने। कैसा? ऐसा सीधा इरेक्ट पोस्चर। कब? 15 लाख साल पहले। देखो 15 लाख साल पहले ह्यूमन ने सीधा चलना शुरू किया, और इट में हाउ एग्जिस्टेड इन चाइना। कहां पर मिला? चाइना और इंडोनेशिया ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, एशिया के ही कॉन्टिनेंट में मिला। कौन से? इंडोनेशिया और चाइना के। और इवोल्यूशन ऑफ अपराइट मैन कंटिन्यूज इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपिंग इट्स ब्रेन फॉर द पीरियड ऑफ अबाउट 1 लाख ईयर एंड मीनवाइल इट डिस्कवर्ड द फायर। धीरे धीरे देखो, धीरे जैसे जैसे ये इरेक्ट पोस्चर में खड़ा होते जा रहा है, वैसे वैसे इसका जो ब्रेन है क्या होते जा रहा है? डेवलप होते जा रहा है। क्रैनियल कैपेसिटी इंक्रीज होते जा रही है। ब्रेन ऑफ 50,000 ईयर ओल्ड मैन हैड बीन सफिशिएंटली इवॉल्व टू द एक्सटेंट दैट इट कुड बी कंसिडर्ड एज मेंबर ऑफ द क्लास वाइस मैन, जिसको अपन बोलते हैं होमो सेपियन। जैसे जैसे दिमाग की शक्ति बढ़ते गई, वैसे वैसे इंसान हथियार बनाते गया, फायर को बनाते गया, मतलब फायर को उसने फाइंड किया, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को वो ढूंढना उसने शुरू किया। और जैसे जैसे वो उसमें ब्रेन का जितना ज्यादा डेवलपमेंट होते गया, तो उनको हमने एक क्लास में रखना शुरू किया, जिसको कहते हैं वाइस मैन यानी कि होमो सेपियन। यहां पर हमारा चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो गया। देखो मैंने पूरा 1 शॉट वीडियो भी बना दिया, और छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर भी हमारे पास पूरे वीडियो रेडी है। ठीक है, देन फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर के साथ और भी अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।